नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को पूरी किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न कराए जा रहे थे। जिसके अंतर्गत जो हमारी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही थी, इसके अंतर्गत हम लोग पूरी किताब से जो आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 48 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही में अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरह तैयार करिएगा। और साथ ही में अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके तैयार करना है, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसमें आपको नोट्स मिलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी कराया जा रहा है उसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो जिनको चाहिए वही लोग मैसेज करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जो आपके 48 प्रश्न कंप्लीट हो चुके थे उसी के आगे के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सारे को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 48 जो आपका होता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2011 में 2018 में 2 बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फ्रैकलैंड अभिक्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जब हम लोग एथिल आयोडाइड यानी जिसका फॉर्मूला आपका होता है CH3CH2I प्लस में जब हम लोग उसको जिंक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको ब्यूटेन प्लस में आपका जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला ब्यूटेन का आपका हो जाता है CH3CH2CH2CH3 प्लस में आपका जो जिंक आयोडाइड होता है उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है, जिंक आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है आपका ZnI2 हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 49 है जो आपका होता है कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं, समझाइए। ठीक, तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपका कोलाइडी अवस्था होती है उसमें जो औषधियाँ होती हैं वो अधिक प्रभावी क्यों होती हैं। 2011 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोलाइडी अवस्था होती है उसमें औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का जो अवशोषण होता है वो अधिक सुगमता से होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कोलाइडी अवस्था होती है उसमें औषधियाँ अधिक प्रभावी इसीलिए होती हैं क्योंकि जो ये अवस्था होती है इसमें जो औषधियाँ होती हैं उनका अवशोषण अधिक सुगमता से होता है। ठीक, तो इसीलिए जो आपकी कोलाइडी अवस्था होती है उसमें औषधियाँ जो होती हैं वो अधिक प्रभावी होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 49वां जो क्वेश्चन था इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो प्रश्न नंबर 50 है जो आपका होता है ज्यूटर आयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि ज्यूटर आयन क्या होता है, साथ में इसका उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि अमीनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH समूह के कारण तथा जो क्षारीय गुण होता है वो आपका OH समूह के कारण होता है। और जिन अमीनो अम्लों में एक NH2 और साथ ही में आपका एक COOH समूह होता है उनके जो जलीय विलयन होते हैं वो लगभग उदासीन होते हैं। अब क्यों उदासीन होते हैं इसे समझने के लिए आप लोग आगे देखेंगे। इसका कारण यह है कि जो आपका NH2 होता है और साथ ही में जो आपका COOH होता है आपका समूह जो विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो आपका NH2 और COOH समूह होते हैं आपके विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिससे हम लोग ज्यूटर आयन या फिर हम लोग कह सकते हैं उसे उभयनिष्ठ आयन या फिर उभयधर्मी आयन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि यही आपके ज्यूटर आयन होते हैं। और साथ ही में इसका उदाहरण में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब हम लोग अमीनो अम्लों का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो हमको ज्यूटर आयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 2017 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि फेलिंग विलयन क्या होता है। करते हैं जब हम लोग इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या समीकरण देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसको हम लोग को यहाँ पर लिख करके बताना है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फेलिंग बिलियन, उसके साथ लिखना स्टार्ट करेंगे कि वास्तव में फेलिंग बिलियन 2 बिलियन यानी कि फेलिंग बिलियन ए और साथ ही में फेलिंग बिलियन बी का मिश्रण है। और फेलिंग बिलियन जो आपका ए है वो आपका CuSO4
का जलीय विलयन होता है, साथ ही में जब का फिलिंग विलयन भी होता है वो आपका रोसेल लवण या फिर कह सकते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम टार्टरेट प्लस में आपका NaOH होता है। ठीक, ग्लूकोज के जलीय विलयन में फेलिंग विलयन डालकर गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग विलयन के साथ करा रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है ग्लूकोनिक अम्ल, साथ में आपका क्यूप्रस ऑक्साइड भी देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी आपका हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 52 है जो आपका होता है लिपिड क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है। ठीक, तो हम लोग को ये चीज़ बतानी है कि लिपिड क्या होता है और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है। 2014 में, 16 में, 18 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि लिपिड क्या होता है और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि वह वसा और तेल जो जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वह वसा और तेल जो जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, लिपिड जल में अभिलेय कार्बनिक पदार्थ है जो कि निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे कि ईथर क्लोरोफॉर्म में विलेय होता है। कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लिपिड के उदाहरण में कि वसा और तेल हो गया आपका लिपिड का उदाहरण, साथ में आप लोग बता सकते हैं दूसरा एस्ट्राइड हो गया, तीसरा आप लोग बताएंगे आप लोग इसमें फास्फोलिपिड आदि। इस प्रकार से 3 आप लोग बता देंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब हम लोग को ध्यान देना है कि लिपिड का जो कार्य होता है, क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं लिपिड के, उसे भी आप लोग समझ लीजिए। इसमें जो आपका पहला कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। दूसरा कार्य इसमें आप लोग बता सकते हैं कि ये हार्मोन विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं, यानी कि लिपिड हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, लिपिड का एक बहुत बड़ा मुख्य कार्य है, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्टेरॉइड कोशिका झिल्ली के घटक है, यानी कि स्टेरॉइड जो है कोशिका झिल्ली के घटक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि लिपिड क्या होता है, साथ में इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसे आप नोट करेंगे। इसका फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है जो आपका होता है डी प्लस तथा एल माइनस ग्लूकोज की संरचना लिखिए। 2017 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपका डी प्लस की जो ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो आपके एल माइनस ग्लूकोज की संरचना के एकदम समान होती है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कार्बन संख्या 1 है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर होता है इसमें आपका हाइड्रोजन होता है, नीचे आपका OH होता है, यानी कि H जो होता है ऊपर होता है और OH जो आपका होता है नीचे होता है। वहीं पर आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस H और OH जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए डी प्लस जो आपका ग्लूकोज होता है इसमें H ऊपर होता है और OH नीचे होता है। वहीं पे आपका जो L माइनस ग्लूकोज होता है इसमें OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि डी प्लस तथा L माइनस ग्लूकोज की संरचना की इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, केवल बस यही एक डिफरेंस होता है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आप लोग इसे आराम से बना पाएंगे। तो इसे आप लोग नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है जो आपका होता है टालन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 2017 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि टालन अभिकर्मक क्या होता है और साथ ही में इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी हम लोग को बताना है। तो आप लोग बताएंगे कि जब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टालन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है उसे हम लोग टालन अभिकर्मक कहते हैं। आगे आप लोग बताएंगे कि टालन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया में आप लोग लिखेंगे कि ग्लूकोज टालन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन, यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है टालन अभिकर्मक जो आपका होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर दर्पण में या फिर सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका समीकरण किस प्रकार से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब हम लोग ग्लूकोज को टालन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तो हम लोग को ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है, साथ में आपका सिल्वर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो आपका होता है कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप लोग नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है जो आपका होता है प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2010 में, 11 में, 13 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, यानी कि 6-7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्रोटीन का हमारे भोजन
जीवन में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, तो आप लोग आंसर इस प्रकार से बताएंगे कि जो मुख्य स्रोत होता है वहाँ पर दूध हो गया, अंडा हो गया, दालें हो गई, मछली, मांस आदि जो हो गए वो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हो गए। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य तत्व के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं CHNOS यानी कि आपका कार्बन, आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या है आपके मुख्य तत्व हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग मुख्य तत्व और मुख्य स्रोत समझ गए होंगे जो आपके प्रोटीन के होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग महत्व के बारे में अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो महत्व में आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन। आगे आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों के टूट फूट को ठीक करती है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन के बारे में हमको जाननी चाहिए। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे आप लोग बताएंगे परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, आगे आप लोग इसमें बताएंगे प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का pH भी ठीक करती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे इतना नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आप लोग बताएंगे कि जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा अमीनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं और ये अम्ल जो होते हैं वो रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं जहां ये कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक, इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं, यानी कि इस कार्य के अतिरिक्त भी प्रोटीन जो होते हैं वो विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक, तो अगर आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ तक कर दीजिएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए तो आप लोग पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तभी आप लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि 6 से 7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे, अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां हम लोग को बतानी है। 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो इसमें आपका जो पहली विधि आप लोग बता सकते हैं कि बेंजीन से, यानी कि जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ में सांद्र H2SO4 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत कराते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलता है, साथ में आपका H2O भी निकलता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका नाइट्रोबेंजीन बनाने की जो पहली विधि होती है वो कंप्लीट हो जाती है कि बेंजीन से किस प्रकार से हम लोग नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ में सांद्र H2SO4 साथ ही में आपका 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत कराते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन साथ में H2O देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो आपका पहली विधि होगी इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट विधि को देखते हैं। ठीक, इसमें जो आपकी अगली विधि है जो आपका हो जाता है कि दूसरी विधि से हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, हम लोग किस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं उसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे। जब हम लोग बेंजीन N2Cl की रिएक्शन HbF4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोग को बेंजीन N2BF4 देखने को मिलता है। साथ में जब हम लोग इसका आगे रिएक्शन कराएंगे NaNO2 साथ ही में आपका कापर के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, तब हम लोग को नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलता है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है और साथ ही में आपका ये क्या है, आपका N2Cl बेंजीन है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो आपका होता है नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। 2014 में 2015 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखना किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि जब हम लोग C6H5NO2 यानी कि आपका जब नाइट्रोबेंजीन जो आपका होता है, नाइट्रोबेंजीन की है आपका फॉर्मूला होता है C6H5NO2, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं Zn यानी कि जिंक प्लस में आपका NH4Cl की उपस्थिति में तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, तो हम लोग को C6H5NO देखने को मिलता है। और जब हम लोग इसका आगे अपचयन कराते हैं C6H5NO का, जब हम लोग आगे अपचयन कराते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, यानी कि आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H5NHOH। ठीक, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन की उदासीन माध्यम में अपचयन की क्रिया कराते हैं तो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो आपका होता है एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। 2017 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे कि जब हम लोग C2H5NH2 को जब हम लोग CHCl3 और साथ ही में आपका एल्कोहलिक विलयन जो आपका होता है KOH के साथ गर्म करने पर हमको तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस प्रकार से आप लोग इसका रिएक्शन समझ सकते हैं कि C2H5NH2 प्लस में आपका हो गया
CHCl3 प्लस में आपका C3KOH की उपस्थिति में जब हम लोग तीनों को रिएक्शन एक साथ में कराते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एथिल आइसोसाइनाइड देखने को मिलता है, जो आपका होता है C2H5NH3 प्लस में आपका बनता है C3KCl प्लस में आपका 3H2O। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है रिएक्शन हो गई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसका फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका होता है निम्नलिखित अभिक्रिया में ए की पहचान करिए। तो हम लोग को इसमें ए की पहचान करना है। यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है आपके सामने प्रकार से है C2H5NH2 यानी कि जो आपका हो जाता है एथिलअमीन। जब हम लोग उसकी रिएक्शन CH2 प्लस में आपका HgCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जो आपका ए हो जाता है। इसकी जगह पर हम लोग क्या बताएंगे, इसकी जगह पर हम लोग बताएंगे C2H5NCS यानी कि जो आपका होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जो आपका ए होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट होता है प्लस आपका HGS प्लस में आपका 2Cl होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर दी ही गई हैं, बस आपको ये चीज़ पता लगानी थी यहाँ पर क्या होता है, ए क्या है, यहाँ पर ये चीज़ आपको पता लगानी थी और आपने पता लगा लिया कि जो ए होता है यहाँ पर क्या है आपका एथिल आइसोथायोसाइनेट है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 60 है, जो आपका होता है क्लोरोएथेन से NN डाई एथिल एथेनामीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2019 में आपकी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम लोग क्लोरोएथेन से NN डाई एथिल एथामीन बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बताएंगे कि जब हम लोग क्लोरोएथेन की रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया से कराते हैं तो हम लोग को एथिल एमीन प्राप्त होता है, और जब हम लोग एथिल अमीन की रिएक्शन क्लोरोएथेन के साथ कराते हैं तो हम लोग को N एथिल एमीन प्राप्त होता है। जब हम लोग N एथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोएथेन से कराते हैं दोबारा तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग को प्राप्त होता है NN डाई एथिल एथेनामीन। ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग को प्राप्त करना था, क्या प्राप्त करना था, हम लोग को प्राप्त करना था क्लोरोएथेन से NN डाई एथिल एथेनामीन प्राप्त करना था, जो कि हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। एक बार मैं फिर से इसकी रिएक्शन आपको बता देता हूं कि जब हम लोग क्लोरोएथेन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हम लोग को एथिल एमीन प्राप्त होता है, और जब हम लोग एथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोएथेन से कराते हैं तो हम लोग को N एथिल एमीन प्राप्त होता है, और जब हम लोग N एथिल एमीन की रिएक्शन दोबारा से क्लोरोएथेन से कराते हैं यहाँ पर तो हम लोग को प्राप्त होता है NN डाई एथिल एथेनामीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग क्लोरोएथेन से NN डाई एथिल एथेनामीन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।